जिस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है इसका? नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आखिर यह सभ्यता कैसी सभ्यता है, आखिर हम लोग इसको क्यों पढ़ें, इस टॉपिक को क्यों पढ़ें। उसके बाद हम लोग इसमें जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये है क्या। ठीक है, उसके बाद से यह जानेंगे कि यह इसकी उत्पत्ति कैसे कैसे होती है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, धीरे धीरे इसका विस्तार कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग जानेंगे कि इसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, यहाँ की सामाजिक स्थिति क्या थी, यहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या थी, यहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या थी। हम लोग यह भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसकी धार्मिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। इसकी ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएगी कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये कैसे कैसे आगे बढ़ता है। उसके बाद से अंत में हम लोग जानेंगे कि कुछ प्रमुख स्थल और इससे प्राप्त, ठीक है, कुछ प्रमुख साक्ष्य। ठीक है, इसके बाद से हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ठीक, तो ये सभी आपका क्या है गाइडलाइंस है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इस टॉपिक में कौन कौन सी सब टॉपिक्स हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि यह टॉपिक का अध्ययन क्यों करें, इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह आप लोगों को सभी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, जैसे कि हाथी का दांत कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इससे सिंधु घाटी सभ्यता से। और कोई सा भी एग्जाम हो उससे 2-3 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक, इसके उपरांत में अगर आप आते हैं तो अगर आप 11th क्लास की 12th क्लास में है, 11th क्लास में है, तो अगर आप NCERT पढ़ते हैं, NCERT, तो इसमें इस टॉपिक का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर आप लोग जानते हो कि एंशिएंट हिस्ट्री जो होता है, प्राचीन इतिहास जो होता है, उसमें इस टॉपिक के बारे में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आखिर हम लोग यह बात जान गए कि आखिर इसको पढ़ना क्यों है, क्योंकि यह हमारे सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर यह था क्या, यह जो सिंधु घाटी सभ्यता था यह क्या था। देखिए, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत था। कुछ स्वदेशी मत था और कुछ विदेशी मत था। कुछ लोगों का कहना था कि देखिए भाई, यह जो सभ्यता थी वो भारत की देन थी, यानी कि यहीं के लोगों द्वारा इस सभ्यता का निर्माण किया गया था और यह संस्कृति को अपनाया गया था। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि नहीं भैया, यह हमारा सभ्यता नहीं थी, यह किसी दूसरे देश से सभ्यता को पनपाया गया था। जैसे कि उसमें सबसे प्रसिद्ध हम लोग नाम लेते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्लियर है, तो हम कुछ लोग बोलते हैं कि आर्य आए थे, उन्होंने इस सभ्यता को बसाया था। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मेसोपोटामिया का यह देन है, इसलिए इस सभ्यता का विस्तार हुआ था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले इस पॉइंट को पकड़िएगा कि यहाँ पे सिंधु घाटी जो सभ्यता लिखा हुआ है, तो सिंधु जो है ना एक नदी का नाम है और घाटी जो वैली होता है वो किनारे होता है। सिंधु का मतलब नदी है और घाटी का मतलब किनारे है और सभ्यता का मतलब होता है कि वहाँ पे अगर कोई लोग, दो चीज़ें होती है, एक सभ्यता और एक संस्कृति। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, सभ्यता को इंग्लिश में बोलते हैं सिविलाइजेशन। दो चीज़ें होती है, एक सभ्यता और एक संस्कृति। सभ्यता और एक होती है संस्कृति। यह आप लोग सुने होंगे, इसको बोलते हैं सिविलाइजेशन और इसको बोलते हैं कल्चर। तो किसी भी इंसान की अगर वो रहन सहन है और वो जैसे कि वो लुंगी पहनता है, धोती पहनता है, तो वह उसकी संस्कृति है।
लेकिन वह संस्कृति काफ़ी बड़े मात्रा में लोगों द्वारा अपनाई गई और वह पूरे के पूरे एक समाज में पूरा फैल गया, लोगों के नस नस में बैठ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सभ्यता। यहाँ तक क्लियर हो गया? सभ्यता समझ में आ गया? तो सिंधु घाटी के सिंधु नदी के तट पर यानी उसके किनारे जो संस्कृति और जो सभ्यता विकसित हुई, इसी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। आखिर ये हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यह जो हड़प्पा है एक प्रकार का स्थल है जो कि सबसे पहले खोजा गया स्थल था, हड़प्पा स्थल, इसीलिए इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इसको 1921 ईस्वी में खोजा गया था। ठीक है, अब इसको किसने खोजा था? 1921 ईस्वी में। ठीक है, एक 1921 ईस्वी में खोजा गया था। इसको खोजने का इनका नाम था, जिसने खोजा था उनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। हालांकि इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बाद में हम लोग देखेंगे कि आखिर हड़प्पा क्या स्थल थी, इसको कैसे कैसे खोजा गया, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी बाद में लेंगे। अभी हम लोग आते हैं कि यह जो था वो क्या था। तो यह एक सभ्यता थी, ठीक है, जो कि सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी। ठीक, इसका विस्तार हम लोग जानेंगे और यह भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि यह कैसे कैसे विस्तारित होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। ठीक है, विस्तार से पहले मैं आप सभी को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं बता रहा था कि यह जो था वो आई कैसे थी। तो मैं इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया कि विदेशी लोग, कुछ लोगों का मानना था कि यह विदेशी सभ्यता है, कुछ लोगों का मानना था कि यह स्वदेशी है, यहीं की पनपी हुई संस्कृति और सभ्यता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा विभेद था, तो इसको लेकर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। विस्तार की बात करते हैं, तो देखिए कैसे विस्तार था इसका। देखिए, ये भारत का हमने क्या बना दिया, मैप बना दिया, भारत का मानचित्र। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। देखिए, यह जो सभ्यता थी यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर और यहाँ के मुंबई तक फैली हुई थी, और बीच में यहाँ पर एक जगह थी जो कि एथी में है, क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये ऐसे थी, ऐसे फैली हुई थी, ऐसे इसका विस्तार था। ठीक है, यहाँ से और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर इस क्षेत्र में एक जगह थी बलूचिस्तान, तो यहाँ से लेकर और ये इतना दूर तक फैली हुई थी ये, और ऐसे इसका विस्तार क्षेत्र इतना था। ठीक है, मैं अभी आप सभी को एक एक करके नाम बताऊंगा कि यह कौन कौन सा जगह था, और इसका क्षेत्रफल जो था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह संस्कृति फैली हुई थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार क्षेत्र था। और हम बात करते हैं तो यह जो बिंदु है, ठीक है, यह जो बिंदु है यह चेनाब नदी के तट पर है, चेनाब नदी के तट पर है, और यह जो स्थान है वो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर यह स्थान है। ठीक है, जिसको इसका नाम है मांदा। क्या नाम है? इस स्थान का नाम है मांदा। और आते हैं, यह जो उत्तर प्रदेश में है यह स्थान है, सबसे पहले जानते हैं कि किस नदी के, यह है हिंडन नदी। हिंडन नदी के तट पर यह स्थान विकसित है। ठीक है, और दूसरी चीज हम लोग जानेंगे कि हिंडन नदी के साथ साथ हाँ, ये जो स्थान है वो यूपी में है। इसका नाम है, इस जगह का नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, इस स्थान का नाम है आलमगीरपुर।
ठीक है। देखिए ऐसे इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में भी मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग ये देख लीजिए कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे था। ठीक है, ये जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको इस साइड में लिख देते हैं ताकि सही तरीके से दिखाई दे। और ये जो थी वो ये दास्क नदी के किनारे पर थी, दास्क नदी के, और ये बलूचिस्तान के सुतका गेडोर नामक स्थान पर ये थी। ठीक है, और यह जो थी यह नर्मदा नदी के तट पर थी, नर्मदा नदी के तट पर। और यह जो स्थान था यह स्थान मुंबई था, मुंबई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो थी, इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर थी, और इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी, तो यह लगभग 1400 किलोमीटर थी। ठीक है, यह 1400 किलोमीटर थी। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को। तो ये रहा विस्तार। देखिए अगर सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में वर्णन करें, ऐसे करके प्रश्न आ जाते हैं। किसी भी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहाँ पे भी, इंटर में है, अगर आपने आर्ट्स लिया हुआ है तो उसमें भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार क्षेत्र का वर्णन करें। आप उसको ऐसे बनाकर बता सकते हैं। उसके बाद से इसको अगर आप पॉइंट वाई नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको पैरा में भी आप सभी लिख सकते हैं। ठीक, दूसरी बात कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रश्न कैसे बनेंगे, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। वहाँ पर पूछे जाएंगे कि यह जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार क्षेत्र था वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ऑप्शन आप सभी का दे सकता है कि 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, 46 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, 67 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ऐसे करके ऑप्शन डाल सकता है और डालता भी है। दूसरी बात, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम विस्तार या सबसे ऐसे करके सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है जहाँ तक इसका विस्तार है, तो आप सभी बता सकते हैं कि यह हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर में फैला हुआ था। ठीक है, आलमगीरपुर में यह बिंदु स्थित है, ऐसे करके पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि आलमगीरपुर से बलूचिस्तान के बीच की लंबाई कितनी थी, तो लगभग 1600 किलोमीटर थी। यानी कि कंपटीशन के एग्जाम में किसी भी तरीके से प्रश्न इजीली पूछ सकता है और वहाँ पर आप सभी को फंसना नहीं है। ठीक है, तो विस्तार के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि इसका विस्तार कैसे हुआ। ठीक है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले इसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन सभी चीज़ों से पहले हम लोग इसके बारे में, इसके कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इसकी कुछ विशेषताएं, ठीक है, इसके कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, तो देखिए सबसे पहले आप लोग विशेषता लिख सकते हैं। देखिए जितने लोगों का अगर ठीक एग्जाम होता होगा ग्रेजुएशन का या इंटर का, इस टाइप में अगर आप लोग होंगे तो इससे जरूर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय विस्तार का वर्णन करें या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें या व्याख्या करें। इस प्रकार का प्रश्न हमेशा आप सभी से पूछे जाते हैं। दूसरी बात कि कंपटीशन के एग्जाम में मैं आप सभी को ऐसे जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सभी चीज़ें नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इतना पर ध्यान रखिए कि मैं जो भी चीज़ें आप सभी को बताऊंगा उससे 2-3 प्रश्न हर एक कंपटीशन के एग्जाम में फंसते हैं इस टॉपिक से, तो आप सभी को ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं तो इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो विशेषता क्या क्या थी, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से कांसा प्राप्त हुआ था बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है।
यहाँ से कांसा बहुत अधिक प्राप्त हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो लिपियाँ प्राप्त हुई हैं, लिपि आप लोग समझते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं उसको लिपि बोलते हैं। तो जो लिपि प्राप्त हुई है, ठीक है, वो मतलब मिली तो है लेकिन उस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं आधा अधूरा, इसलिए उसको बोलते हैं आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक सभ्यता या आद ऐतिहासिक काल इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग इसको जानते हैं कि इसमें जैसे कुछ चीज़ें होती है कि इसमें आधा चीज़ें पढ़ी गई है और आधा चीज़ें नहीं पढ़ी गई, इसलिए इसको आद ऐतिहासिक काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से किसी प्रकार के मतलब कि मार धार करने वाला, किसी प्रकार का युद्ध करने वाला हथियार नहीं मिला गया है, इसलिए इसको शांति प्रिय सभ्यता सभ्यता की संज्ञा दी गई है, शांति प्रिय सभ्यता की संज्ञा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी और विशेषताएं क्या हो सकती है? तो इसकी और विशेषताएं हो सकती है, आप लोग सुने होंगे कि यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें मंदिर जो है, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, हालांकि ये इसकी विशेषता नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको और कौन कौन से नामों से जाना जाता है। ठीक है, देखिए यह जो सभ्यता थी, आप सभी जानते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं भारत में उत्पन्न हुई है उन सभी सभ्यताओं में सबसे अधिक लोकप्रिय सभ्यता थी और मतलब कि सबसे अधिक विस्तारित भी सभ्यता थी। इसकी फैलाव बहुत दूरी तक था, इसीलिए इसको विस्तारित सभ्यता भी कहा जाता है, विस्तारित सभ्यता कहा जाता है। यहाँ पर व्यापार की मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अपार तरीके से व्यापार होता था, काफ़ी अधिक विस्तृत मात्रा में व्यापार होता था, इसलिए इसको व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है, व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, यह क्या हो गई, इसकी विशेषताएं हो गई और आप सभी इस विशेषताओं के आधार पर आप सभी लिख सकते हैं। इसको लेकर अगर जिसे मानकर चलिए कि ये आप लोगों का 4-5 पॉइंट हो गया, ठीक है, तो इसमें से आप सभी लिखेंगे कैसे? तो जैसे कांस्ययुगीन सभ्यता, इसको लिखकर 1 पॉइंट, इसको 2nd पॉइंट, 3rd, 4th, 5 और आप सभी इसमें जैसे कि मैं सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और ये सभी चीज़ें कुछ प्रमुख स्थल है, इन सभी के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो इसमें से इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जैसे आप सभी कांस्ययुगीन सभ्यता पढ़ेंगे तो इसमें आप सभी को समाज जब पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि कांसा कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है और कैसे कैसे क्या हुआ है। राजनीतिक में पढ़िएगा तो आप सभी को पता चलेगा कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इसमें से आप शांति प्रिय थी या नहीं थी, राजनीतिक कैसे चलता था, लड़ाई झगड़ा होता था या नहीं होता था, इन सभी चीज़ों को इसमें और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। जिससे कि अगर आप सभी को इसको सब्जेक्टिव में लिखना हो तो काफ़ी ईजी तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज़ लिख सकते हैं, यह जो सभ्यता थी इसको हम लोग नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, नगरीय सभ्यता। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग नगरीय सभ्यता भी बोल सकते हैं और इसको बोला भी जाता है नगरीय सभ्यता। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या जाना? ठीक है, 1 मिनट मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ आप सभी को, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका पढ़ाई का जो 100% आउटपुट अगर आपको देना है तो उसका एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू आपके रिवीजन पर होना चाहिए कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ा है उसको रिवाइज करा है या नहीं करा है, इसको लेकर होता है। अगर आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे, केवल और केवल फैक्ट देखेंगे, केवल और केवल ऐसे बढ़ते चलेंगे, तो वो क्या होता है कि माइंड एक समय के बाद से उसको भूलना स्टार्ट कर देता है और कुछ दिन बाद से आप सभी को यह महसूस होगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। हमने क्या बताया था? सबसे पहले हमने बताया था इसके विस्तार के बारे में,
विस्तार हमने बताया था कि यह कहाँ से कहाँ तक है। तो ऊपर जो है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट से लेकर आते हैं, तो बीच में यूपी में हिंडन नदी, और नीचे नर्मदा नदी के तट पर जो कि मुंबई में है, और इधर चलते हैं तो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है वो वहाँ तक फैला हुआ है, जो कि दास नदी के तट पर है। इसकी पूरी की पूरी क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और दूसरी बात बता दें तो इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, और इसकी जो ऊपर से नीचे की लंबाई है वो लगभग 1400 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने जाना। उसके बाद से हमने बताया कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो हमने सबसे पहले बताया कि यह जो सभ्यता है, यहाँ की लिपि पढ़ी नहीं गई है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का हथियार नहीं प्राप्त हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग शांति प्रिय सभ्यता कहते हैं। व्यापार काफ़ी अधिक मात्रा में होता था, इसलिए इसको व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर और हमने क्या बताया था कि यहाँ के लोग युद्ध नहीं करते थे, यानी शांति प्रिय सभ्यता। यहाँ जैसे इसका विस्तार बहुत अधिक था, इसलिए इसको विस्तारित सभ्यता की भी संज्ञा दी गई है। और अगली चीज़ हमने बताया था कि यह जो था एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि ग्रामीण सभ्यता एक अलग होती है और नगरीय सभ्यता अलग होती है। तो नगरीय सभ्यता का मतलब है कि सुनियोजित ढंग से किसी भी सभ्यता का मतलब सुनियोजित ढंग से किसी भी एरिया को अगर आप रखते हैं, वहाँ पर सही तरीके से रास्ते की व्यवस्था, सही तरीके से सभी सुविधाओं की व्यवस्था उपलब्ध होती है, तो उसको हम लोग शहर या नगर की संज्ञा देते हैं। और इन सभी मतलब कि चीज़ें अगर जहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है उसको हम लोग ग्रामीण की सभ्यता देते हैं। ठीक है, तो यह जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ पे यह सभी चीज़ें उपलब्ध थी, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता की संज्ञा दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अलग अलग चीज़ें देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो था, अगर हम इसकी बात करते हैं समय की, ठीक है, समय की बात करते हैं कि यह कब से कब तक था, तो देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यह 2300 से लेकर 1750 के बीच में हुआ था। कुछ लोग बोलते हैं कि यह 1750 के बाद आया था। मतलब अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग मत है, लेकिन एक दो व्यक्ति प्रमुख है, जैसे कि एक सर जॉन मार्शल है। ठीक है, सर जॉन मार्शल है। इनका क्या कहना है? देखिए, सर जॉन मार्शल है, इनका कहना है कि 3250 से 2750 बीसी। ठीक है, इनका कहना है 3250 बीसी से 2750 बीसी। ठीक है, इनका कहना है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, इस सभ्यता का विस्तार मतलब कि जो था इतना से इतना तक था। ठीक है, लेकिन मतलब अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें मानते हैं। उसमें से हालांकि एक होता है डीपी अग्रवाल पद्धति। आप लोग कार्बन 14 विधि जानते होंगे, C14 जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि किसी भी साक्ष्य को, किसी भी चीज़ को उठाता है और उठाकर, जैसे मानकर चलिए कोई वहाँ से मनका मिला, कोई वहाँ से मृत भांड मिला, कोई वहाँ से कोई भी चीज़ मिला, कोई वहाँ से चूड़ी मिला, कोई वहाँ से लिपस्टिक मिला, कुछ भी चीज़ सामान अगर मिलती है तो इसका जांच होता है। ठीक है, जांच किया जाता है कार्बन 14 विधि द्वारा, और यह बताया जाता है कि नहीं, यह जो है ना इतना साल पुराना है, यह जो सामान है ना इतना साल पुराना है। तो जो डीपी अग्रवाल पद्धति के द्वारा जो सभी साक्ष्यों को C14 विधि द्वारा तराश कर जो बताया गया है, वह बताया गया है कि यह 2300 से लेकर 1750 बीसी के बीच में यह सभ्यता का मतलब कि समय रहा है, यानी कि 2300 से 1750। देखिए कहीं कहीं पे ये भी होता है ना, कहीं कहीं पे इसको 2350 से लेकर 1750 में लिखा रहता है, 1750 बीसी। ठीक है, कहीं कहीं पे ये भी रहेगा कि 2300 से लेकर और ये 1700 तक लिखा रहता है, मतलब कि ऐसे करके लिखा रहता है। तो आप लोग जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानिएगा वो इसको मानिएगा, 2300 से लेकर 1750 बीसी। आप लोग अलग अलग प्रकार के बुक्स पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई किसी प्रकार का अगर आप गेस पेपर पढ़ने चले जाते हैं, उसमें पता चला कुछ और है, किसी प्रकार का कोई गाइड अगर पढ़ रहे हैं उसमें कुछ और है।
ठीक है, क्योंकि ये कोई प्रमाणिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति आता है वो अपने हिसाब से अपने शोध के हिसाब से वो बताता है और उसको बुक्स जो होती है प्रिंट कर देती है, लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो सब कोई मानता है और जो सब जगह पर लागू होता है, वो होता है डीपी अग्रवाल पद्धति, जिसको हम लोग कार्बन 40 विधि बोलते हैं। 2300 से लेकर 1750 BC तक इसका विस्तार रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये तो इसका समय काल हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं, देखेंगे कि इसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विस्तार कैसे कैसे था। कुछ प्रमुख स्थल को भी हम लोग देखेंगे और यह भी देखने का प्रयत्न करेंगे कि यह सभी प्रमुख जो स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है, और वह जो स्थल है उस स्थल का निर्माण कब और किसने किया था, और वो उस स्थान से कौन कौन चीजें मिली है। ठीक है, जैसे कि मानकर चलिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल, तो हड़प्पा स्थल जो था उसका खोज राखलदास दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था 1921 ईस्वी में। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि यहाँ से कौन कौन सी चीजें मिली है हड़प्पा से। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जानेंगे मोहनजोदड़ो, जो कि प्रमुख है। हालांकि मिले तो बहुत है, लगभग 2700 के आसपास स्थल मिले हैं, उतना हम लोग को नहीं पढ़ना, लेकिन 10-12 स्थल ऐसे पढ़ेंगे जिससे कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न पूछता है और कहीं से पूछ देगा कि बताइए जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, ऐसे करके। अब जैसे देखिए कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो था, उसकी खोज किसने, राखलदास बनर्जी ने की थी। आप सभी को ये भी पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी, और हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी। देखिए ये प्रश्न पूछ चुका है ऑलरेडी कि जो हड़प्पा है वो किस नदी के तट पर है, तो ज़्यादातर लोग सिंधु नदी के तट पर मारकर चले जाते हैं, जो कि हड़प्पा है वो किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर, और मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के तट पर है, तो वो है सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी, और अलग अलग चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई, उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, और अंततः हम लोग जानेंगे कि इसका पतन कैसे होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और अगले क्लास में आप सभी को मैं बताऊंगा कि इसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, इन सभी क्या क्या स्थिति यहाँ पर रही थी, और आगे सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।